Hello, welcome to Success Tech. Myself Mahadev Maitre. Today we are going to learn Standard 5th subject Environmental Studies. Chapter number 21. Chapter name is Busy at Work, Our Internal Organs. यानी आज हम कक्षा 5 का 21वां पाठ देखने जा रहे हैं। पाठ का नाम है कामों में व्यस्त हमारे आंतरिक अंग। तो हमारे जो भी बॉडीज़ की एक्टिविटी चलती है बाहर से, लेकिन अंदर क्या क्या बदलाव होते हैं, अंदर हमारे ऑर्गन्स किस तरीके से कार्य करते हैं, ये इसको बारे में जानने की आज हम इस पाठ में जानने वाले हैं। बहुत ही दिलचस्प बातें आज समझ में आने वाले हैं, तो पूरे ध्यान से इस पाठ को सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, ताकि अच्छी जानकारी भी मिल जाएगी, साथ ही आपकी स्टडी भी हो जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। बिजी एट वर्क और इंटरनल ऑर्गन्स, कामों में व्यस्त हमारे आंतरिक अंग। फर्स्ट यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है। कैन यू रिकॉल, थोड़ा याद करो। टेक अ लार्ज शीट ऑफ थिक पेपर अबाउट द हाइट ऑफ अ चाइल्ड इन द क्लास. Put it on the wall as shown in the picture and secure it with tapes. Ask one student to stand against it and another to draw the outline of the body. तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करने की बारी है। जैसे चित्र में दिखाया गया है वैसे क्या करना है कि एक सामान्य ऊंचाई वाले किसी विद्यार्थी को ऊंचाई जितना एक लंबा और मोटा कागज लो। यह कागज कक्षा की दीवार पर मजबूती से चिपकाओ। उस कागज के आगे एक बच्चे को खड़ा करो। अब किसी अन्य बच्चे से उस खड़े विद्यार्थी के शरीर की बाह्य रेखा कागज पर खींचने के लिए कहो। Then now get other student to point out the right places of the following organs within the outline: the brain, lungs, heart and stomach. यानी अब एक एक विद्यार्थी को क्रम से बुलाकर शरीर की बाह्य रेखा के अंदर नीचे दिए गए आंतरिक अंगों का सही स्थान दिखाने के लिए कहो। उसमें मस्तिष्क, फेफड़े, हृदय, जठर यानी आमाशय। नाउ रिकॉल द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट ईच ऑफ द ऑर्गन्स। अब क्या करना है कि प्रत्येक आंतरिक अंग से संबंधित निम्न बातों का स्मरण करो। फर्स्ट, इन विच कैविटी ऑफ द बॉडी इज इट सिचुएटेड, यानी वह शरीर की कौन सी गुहा में होता है। व्हाट इज इट्स फंक्शन, उसका कार्य क्या है। देन विच आर द बोन्स दैट प्रोटेक्ट इट, उसका संरक्षण करने वाली हड्डियां कौन सी है। देन नेक्स्ट, ट्राई दिस, बताओ तो। यूज अ वॉच टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स यू breathe in 1 minute when you have sitting comfortably. From this work out approximately how many times you breathe in 1 hour. यानी पुस्तक पढ़ते समय तुम्हारे शरीर में चलने वाली कौन कौन सी क्रियाओं की जानकारी तुम्हें होती रहती है। Now the next point is respiration. रेस्पिरेशन यानी क्या, श्वसन, इसके बारे में हम जानेंगे। वी नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लाइव, यानी जीवित रहने के लिए हमें हवा, पानी और भोजन, इन तीनों की आवश्यकता होती है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द बॉडी टू गेट अ कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, हमारे शरीर को निरंतर हवा की, ऑक्सीजन की आपूर्ति
होते रहना आवश्यक है। वी गेट दिस ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर थ्रू ब्रीदिंग। इसलिए हमारा श्वासोच्छ्वास निरंतर होता रहता है। That is why we breathe continuously in our body. There are organs that carry out the work of respiration. Read their names in the diagram on the next page and also their description. हमारे शरीर में श्वासोच्छ्वास का काम करने वाले अंग है। अगले पृष्ठ पर पेज पर दिए गए चित्र में उनके कार्य और उनके विषय से संबंधित संक्षिप्त जानकारी दी गई है, उसे पढ़ो और समझो। See the picture. Nose, नाक, then ट्राची, वाइंड पाइप, श्वसन नलिका, then lungs, फेफड़े, then डायफ्राम, श्वसन मध्यपटल। ये पूरा जो पिक्चर है किसका है? द रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन संस्थान। मुख से गुदद्वार तक एक ही नली जाती है, फिर भी इस नली का आकार सभी भागों में एक समान नहीं होता। आहारनाल के विभिन्न भागों की रचना तथा उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। आहारनाल के इन विभिन्न भागों को पाचन अंग कहते हैं। आहारनाल के बाहर की कुछ ग्रंथियां भी पाचन क्रिया में सहायता करती है। Then the next point is digestive organs, पाचन अंग। The process of digestion begins as soon as food is taken into the mouth. भोजन मुंह के अंदर लेने के साथ साथ पाचन क्रिया का प्रारंभ हो जाता है। The teeth, tongue and saliva all help to convert food into a soft, moist ball called a bolus, which is easy to swallow. दांत, जीभ तथा लार ग्रंथियों की लार की क्रियाओं द्वारा यह भोजन ऐसे गीले नरम गोले में बदल जाता है जिसे आसानी से निगला जा सके। The bolus passes through the osmosis gas into the stomach. निगला हुआ भोजन ग्रसनी द्वारा जठर आमाशय में जाता है। द स्टमक इज शेप्ड लाइक अ बैग। जठर थैली के आकार वाला ऐसा अंग है। हेयर द फूड इज churned. The digestive juices in the stomach bring about some digestive processes. At the same time, some disease-producing germs in the food are also destroyed. The food changes into a thin slurry in the stomach, then it passes into the small intestine. यानी कि जठर थैली के आकार वाला ऐसा अंग है जिसमें भोजन का मंथन होता है। जठर से स्रवित होने वाले जठर रस के कारण कुछ पाचन क्रियाएं पूर्ण होती है और भोजन के रोग कारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। यहाँ भोजन का पतली खीर जैसे पदार्थ में रूपांतरण होता है। यह रूपांतरित द्रव आगे छोटी आंत में प्रविष्ट कराया जाता है। The small intestine of an adult is about 7 meters long. The digestive juices in the intestine bring about several digestive processes.
जठर थैली के आकार वाला ऐसा अंग है जिसमें भोजन का मंथन होता है। जठर से स्रावित होने वाले जठर रस के कारण कुछ पाचन क्रियाएं पूर्ण होती है और भोजन के रोग कारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। द secretions of some glands also help the process of digestion। यहाँ भोजन का पतली खीर जैसे पदार्थ में रूपांतरण होता है। ये रूपांतरित द्रव आगे छोटी आंत में प्रविष्ट कराया जाता है। As a result of all these digestive process, certain substances are produced. These are useful to the body and can mix with the blood in the small intestine. In the small intestine, they are absorbed into the blood. The remaining substances pass into the large intestine. यहाँ पाचन में कुछ ग्रंथियों के स्रावों का पाचन के लिए सहायता होती है। पाचन से शरीर के लिए आवश्यक उपयुक्त पदार्थ तैयार होते हैं और वे रक्त में अवशोषित होते हैं। बचे हुए पदार्थ बड़ी आंत में जाते हैं। द लार्ज intestine of an adult is about 1.5 meters long. Here much of the water in the remaining substances is absorbed into the body and what remains are the feces और stools। यानी प्रौढ़ व्यक्ति की छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत के पाचन रस के कारण भोजन के पाचन की अनेक क्रियाएं यहाँ हो जाती है। यहाँ पाचन में कुछ ग्रंथियों के स्राव को पाचन के लिए सहायता होती है। पाचन से शरीर के लिए आवश्यक उपयुक्त पदार्थ तैयार होते हैं और वे रक्त में अवशोषित होते हैं। बचे हुए पदार्थ बड़ी आंत में जाते हैं। द फेसेस कलेक्ट्स इन द रिक्टम फॉर द सम टाइम, later they are expelled from the body through the anus। विष्ठा पक्षाशय में इकट्ठा होती है। यह विष्ठा पक्वाशय में कुछ समय तक संचित रहती है। बाद में गुद्दौरे से विष्ठा शरीर के बाहर निकाल दी जाती है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, अ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टू टेक प्लेस प्रॉपरली एज वेल एज for the food to keep moving through the alimentary canal। If one does not drink enough water, one becomes constipated, that is, one passes hard stool or does not pass it regularly। यानी भोजन पाचन का कार्य होना आहार नाल में भोजन को क्रमशः आगे खिसकते रहने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। यदि हम पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं तो कोष्ठबद्धता हो सकती है, जिससे शौच के समय कष्ट होता है। शौच भी नियमित रूप से नहीं होती। पानी के अभाव में शरीर की कोई भी प्रक्रिया नहीं हो सकती। पाचन क्रिया में जो पानी शरीर में अवशोषित होता है उस पानी का सभी क्रियाओं में उपयोग होता है। अतः पर्याप्त पानी पीना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। None of the other tasks in the body can go on without water। The water that is absorbed during digestion is the water that is used for all other processes in the body। That is why it is so important to drink adequate quantities of water। आहार नाल में और श्वसन नलिका दोनों के ऊपरी सिरे में यहाँ पर क्रिया में जो पानी शरीर में अवशोषित होता है उस पानी का अन्य सभी क्रियाओं में उपयोग होता है। अतः पर्याप्त पानी पीना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। द अपर एंड्स ऑफ द बोथ द esophagus and the windpipe open in the throat
next to each other. When food is swallowed, the windpipe remains closed, but when we eat in a hurry, the food may enter the windpipe and causes us to choke on it. That is the reason why we must not eat in a hurry. We must also avoid speaking and eating at the same time. यानी आहार नाल और श्वसन नलिका दोनों के ऊपरी सिरे गले में एक दूसरे के समीप होते हैं। भोजन का निगला गया ग्रास यानी कौर जब आहार नाल में प्रविष्ट होता है तब श्वसन नलिका मुंह बंद हो जाता है। खाने में शीघ्रता करने पर भोजन का कोई कण श्वसन नलिका में चला जाता है, जिससे हमें ठसका यानी सुरहरी सूखी खांसी लगती है। इसलिए भोजन करते समय न तो शीघ्रता से करनी चाहिए और न कुछ बोलना चाहिए। यहाँ पर हम रुकते हैं। अगला पार्ट, ये पार्ट फर्स्ट है, जहाँ पर हमने अब तक जो भी सीखा है उसको हम रिकॉल करेंगे और अगले पार्ट में जो भी पार्ट बचा है, जो भी भाग बचा है तो उसको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम रुकते हैं यहाँ पर, मिलेंगे अगली पार्ट में। अगला पार्ट हम पूरा कवर करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू टू द सक्सेस एजुटेक टीम। Welcome to Success Edutech. In this topic chapter second part we will start right now. दूसरा पार्ट आज हम देखने जा रहे हैं। Do you know? क्या तुम जानते हो? If we want healthy teeth, we need to look after them. Every tooth has a covering of enamel which protects the delicate inner parts of the tooth. Enamel is the hardest substance in our body, but if and teeth decay, यानी कि हमारे दांत उत्तम और स्वस्थ बने रहे, इसके लिए उनके प्रति अत्यधिक ध्यान देना महत्वपूर्ण है। मुंह के अंदर प्रत्येक दांत पर दंतिन नामक पदार्थ का आवरण होता है। दंतिन को इनेमल कहते हैं। दंतिन इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। इसके द्वारा दांतों के अंदर वाले कोमल भागों की रक्षा होती है। दांतों को नियमित रूप से स्वच्छ न करने पर दंतिन को क्षति पहुंचती है और दांतों में सड़न पैदा हो जाती है। While having our meals, we enjoy many different tastes and flavors. यानी भोजन के रूप में हम कई प्रकार के स्वादों का आनंद लेते हैं। We sense them using our tongue and nose, but sometimes we find that a food item tastes or smells bad. It may be because the food is spoiled. One should pay attention to such changes in food. In case of the food has really gone bad, one can avoid eating it. हमें जीभ से स्वाद की तथा नाक से गंध की जानकारी होती है, परंतु कभी कभी हम अनुभव करते हैं कि खाद्य पदार्थ की गंध और उसका स्वाद नियमित गंध और स्वाद से अलग है। ऐसा अन्न खराब हो जाने के कारण होता है। इन
नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी फॉर द बॉडी, यानी शरीर की ऊर्जा। एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन enters the blood in the body and spreads to all parts of the body। श्वसन क्रिया द्वारा हवा की ऑक्सीजन गैस शरीर के रक्त में मिश्रित होकर शरीर के प्रत्येक भाग में फैल जाती है। Substances formed in the process of digestion also mix with the blood and reach all parts of the body। Of these, some substances act as fuel for the body। भोजन के पाचन के बाद तैयार होने वाले पचे हुए पदार्थ रक्त में मिश्रित होकर रक्त के साथ शरीर के सभी भागों तक पहुंचते हैं। इनमें से कुछ पदार्थ शरीर के लिए ईंधन का कार्य करते हैं। When the oxygen in the blood reaches the different parts of the body, it helps the slow burning of these substances, giving energy to the body। The body uses this energy to carry out all its tasks। यानी हवा की ऑक्सीजन रक्त के साथ शरीर के सभी भागों में पहुंचने पर वहां ईंधन रूपी पदार्थ का ऑक्सीजन की सहायता से मंद ज्वलन यानी दहन होता है और शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। यही ऊर्जा शरीर के सभी कार्यों के लिए उपयुक्त होती है। यानी रक्त परिसंचरण कैसे होता है ये देखने वाले हैं। द ब्लड कैरीज द ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एयर एंड द एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस in our food to all parts of the body, but what keeps the blood flowing। यानी भोजन के ईंधनी पदार्थ और हवा की ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य शरीर की रक्तवाहिनियों में सदैव प्रवाहित होने वाला रक्त करता है। परंतु रक्त को सदैव प्रवाहित होते रहने का कार्य कौन करता है? You know that the heart continuously contract and relaxes for this very purpose। तुमने सीखा है कि यह कार्य होने के लिए हृदय का निरंतर आकुंचन तथा शिथिलीकरण होता रहता है। A network that consists of tubes or vessels that carry blood away from the heart and those that bring blood back to the heart is spread throughout the body। हृदय से रक्त को प्रवाहित कर ले जाने वाली और उसे पुनः वापस हृदय तक रक्त ले आने वाली रक्तवाहिनियों का एक जाल पूरे शरीर में फैला होता है। The process of keeping the blood flowing through all parts of the body is called blood circulation। पूरे innumerable substances are carried from one part of the body to another all the time। That too is made possible by circulation of blood। The heart and the network of blood vessels together from the circulatory system। As long as we are alive, the process of blood circulation goes on continuously day and night। रक्त की ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य बहुत सारे पदार्थ हमारे शरीर में किसी एक भाग से किसी दूसरे भाग तक पहुंचाए जाते हैं। यह काम रक्त परिसंचरण द्वारा ही संभव होता है। हृदय और रक्तवाहिनियों के जाल को सम्मिलित रूप में रक्त परिसंचरण संस्थान कहते हैं। हमारे जीवित रहने तक
रक्त परिसंचरण की क्रिया दिन रात निरंतर होती रहती है। See in this picture, this is a picture of the circulatory system, यानी रक्त परिचरण संस्थान का ये चित्र है। Now move to the next point. The next point is the nervous system, यानी तांत्रिक संस्थान के बारे में हम जानकारी लेंगे। The functions of the respiratory, circulatory and digestive systems are vital for the body. They have to be carried out ceaselessly. There are some tasks that we carry out only when we like, for example, speaking, running, studying, playing, etc. यानी मध्यपटल, हृदय, पचन संस्थान इत्यादि के कार्य हमारे शरीर के लिए इतने महत्वपूर्ण होते करते हैं, जैसे कि उदाहरणार्थ बोलना, दौड़ना, अध्ययन करना, खेलना इत्यादि। You have learned that coordination means paying attention to all the different functions and ensuring that they all occur at the right time and in the right manner, यानी कि इन सभी प्रकार के कार्यों पर ध्यान देकर वे कार्य सही समय पर सही विधि द्वारा होंगे, इसका विश्वास होने के लिए समन्वय संस्थापन कहते हैं। Maintaining this coordination is the function of the brain. There is a network that connects the brain with all the different parts of the body. This is a network of the nerves that carry messages to and fro between the brain and the parts of the brain. The brain and the network of the nerves are together called the nervous system. The nervous system functions to coordinate all our body's functions. समन्वय स्थापन कहते हैं जिसे तुम सीख चुके हो। ऐसा समन्वय स्थापित करने का कार्य मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न भागों में निरंतर संपर्क होता रहता है। उसके लिए ये संदेश वहन करने वाले तंतु एक दूसरे से परस्पर जुड़े होते हैं। इन्हें तंत्रिकांतु See the picture of the nervous system, तांत्रिक संस्थान। Next, do you know क्या तुम जानते हो? Drinking alcohol has many ill effects on the body. It affects the nervous system, leading to loss of control over the movements of the body and lack of coordination. मद्यपान करने से हमारे शरीर पर कई प्रकार के दुष्परिणाम पड़ते हैं। तांत्रिक संस्थान पर मद्यपान का कुप्रभाव पड़ने के कारण शरीर की गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं रहता तथा उनके बीच का समन्वय कम हो जाता है। That is why it is dangerous to drive after drinking alcohol. इसीलिए मद्यपान करके वाहन चलाना खतरनाक सिद्ध होता है। If one keeps drinking alcohol for a long period of time, it causes ulcers on the inner lining of the digestive organs. It can also seriously affect the functions of the liver and kidneys.
दीर्घकाल तक मद्यपान करने से पाचक अंगों की आंतरिक सतहों पर के कार्य पर घातक प्रभाव पड़ सकते हैं। Use your brain power. Which systems work together to provide the body with energy? शरीर को ऊर्जा प्राप्त करवाने के कार्य में कौन कौन से अंग संस्थानों का सहयोग होता है? Now the next point, other systems in the body. शरीर के अन्य संस्थान. We have learned something about the respiratory system, the digestive system, the circulatory system, and the system that coordinates the functions of all the systems, the nervous system. Besides these, there are several other systems in our body. इस प्रकरण में हमने श्वसन संस्थान, पाचन संस्थान, रक्त परिसंचरण संस्थान और इन सभी में समन्वय रखने वाले तांत्रिक संस्थान के संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। हमारे शरीर में इनके अतिरिक्त भी अनेक संस्थान हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्केलेटल सिस्टम गिव्स सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी and protects the important organs inside it. The excretory system expels the waste substances that are formed in the body. उदाहरणार्थ, जैसे शरीर के आधार तथा आकार प्रदान करने वाला और महत्वपूर्ण अंगों का संरक्षण करने वाला अस्थि संस्थान, शरीर में निर्मित होने वाले कई अवांछित वर्ज्य पदार्थ अपद्रवों को शरीर के बाहर निकालने वाला उत्सर्जन संस्थान है। द वर्किंग ऑफ ऑल दिस सिस्टम्स इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट देम। इन समस्त संस्थानों के कार्य अत्यंत जटिल होते हैं, उनसे संबंधित जानकारी होना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। Then next, always remember, if the function of any one of our system is distributed, it affects all the other systems in the body too. इसे सदैव में ध्यान में रखो कि हमारे शरीर के किसी अंग संस्थान का कार्य सुव्यवस्थित रूप में न होता हो तो अन्य अंग संस्थानों पर उसका कुप्रभाव पड़ता है। What we have learned, हमने क्या सीखा? A group of organs that together carry out some functions of the body is called a system. शरीर का कोई कार्य मिलकर करने वाले अंगों के समूह को सम्मिलित रूप में अंग संस्थान कहते हैं। The nose, trachea, lungs and the diaphragm are organs of the respiratory system. नाक, श्वसन नलिका, फेफड़े, मध्य पटल को मिलाकर श्वसन संस्थान बनता है। श्वसन संस्थान के आंतरिक अंग है। The mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus and certain glands outside the alimentary canal are the organs of the digestive system. इसमें मुंह, ग्रसनी, जठर, छोटी आंत, बड़ी आंत, पक्वाशय और गुद्वार तथा आहार नाल की कुछ बाहरी ग्रंथियों को पाचन संस्थान में समावेश किया जाता है।
Other system like the circulatory system, the skeletal system, the excretory कार्यों में समन्वय स्थापित करने का कार्य तांत्रिक संस्थान करते हैं। The nervous system coordinates all the functions of the body. शरीर के सभी कार्यों में समन्वय स्थापित करने का कार्य तांत्रिक संस्थान करते हैं। For us to lead a healthy life, all our systems must function smoothly. निरोगी जीवन के लिए सभी संस्थानों के कार्य सुचारू रूप में होते रहना आवश्यक है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्ट 21वां बिजी एट वर्क और इंटरनल ऑर्गन्स, यह पार्ट यहाँ पर पूरा होता है। आई होप आप सभी को इस समझ में आ गया होगा कि जैसे शरीर हमारा बाहर से दिखता है, तो आज हमने देखा कि अंदर से उसका कार्य कैसे चलता है और ये निरंतर अंतर के जो पार्ट्स हैं कामों में व्यस्त रहते हैं, ये आंतरिक अंग इंटरनल ऑर्गन्स, इन सभी की जानकारी हमने प्राप्त की है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बार बार सुनकर आपको ये याद में आ सकता है। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू एंड थैंक्स टू द सक्सेस एजुटेक टीम। थैंक्स अ लॉट।